से शुरू करने जा रहे हैं। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अंदर में हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं, टॉपिक करेंगे, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स को पहले हम लोग फोकस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। जैसा कि लास्ट क्लास में बताया गया था, बिहार बोर्ड के अंदर में दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो होगा हमारा ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स को भी और नॉन ऑब्जेक्टिव्स को भी। सो हम लोग यहाँ से अभी एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। चलिए, सो हम लोग सबसे पहले समझेंगे इसमें फर्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है। मोस्ट ट्रांजैक्शंस इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आर, यानी कि ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के, वो क्या होते हैं? कैश होता है, क्रेडिट में होते हैं, दोनों में होते हैं, या इन सब में से कोई आंसर नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कहने का मतलब हो गया वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर के लिए किया गया है, उसे हम लोग नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कहेंगे। और मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन यानी लेन देन। सो क्वेश्चन ये है कि ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, वैसे बिजनेस के जो प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर के लिए किए जा रहे हैं, वैसा ट्रांजैक्शंस कैसा होता है? वो कैश में यानी कि नगद होता है, क्रेडिट में उधार होता है, कैश और क्रेडिट दोनों तरीके से होता है, या इन सब में से कोई नहीं। तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एक ऐसा बिजनेस है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं किया जाता है, जो सोशल वेलफेयर के लिए किया जाता है। इसमें चैरिटी का दान, चैरिटी जो इनको मिलता है, इन्हें डोनेशंस मिलता है, इसमें जो सब्सक्रिप्शन इनको जो चंदा मिलती है, इसमें कोई उधार की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात, ये जो भी खरीद बिक्री करते हैं, जो भी अपने चैरिटी के लिए, अपने ट्रस्ट के लिए परचेज करते हैं, वो सारा ट्रांजैक्शन कैश पे होता है। तो जो पहला जो आंसर है कैश, ये इनका करेक्ट आंसर होगा। यानी मोस्ट ट्रांजैक्शन इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स आर, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? कैश में। अब जैसे इस तरीके से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब याद करोगे तो रट्टा मारोगे, उसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि कभी ये ऑप्शन आगे पीछे कर दिया तो आप गलत कर सकते हो। इसीलिए मतलब समझ जाएंगे तो आपको वो पूरा का पूरा चैप्टर से याद हो जाएगा, और इसी के अंदर से क्वेश्चन पूछेंगे। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर में यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या इसमें से कोई नहीं है? ठीक है। अब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल और रियल नॉमिनल का मतलब हम लोग जानते हैं। पर्सनल अकाउंट उसे कहते हैं जो किसी भी पर्सन या किसी बिजनेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है, जिसका रूल्स होता है रिसीवर को डेबिट में, गिवर को क्रेडिट में। रियल अकाउंट का रूल कहता है, रियल अकाउंट होता है किसी भी एसेट्स के अकाउंट को, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, उसको रियल अकाउंट कहते हैं। इसका रूल होता है जो आता है बिजनेस में उसको डेबिट में, और जो जाता है उसे क्रेडिट में। नॉमिनल अकाउंट हम लोग जानते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस के अकाउंट होते हैं उसे नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट होते हैं वो कौन सा नेचर का है? वो पर्सनल है, रियल है, या नॉमिनल है? तो इसका क्या जवाब होगा? तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट वो अकाउंट है, होता है जिसमें हम जितने भी कैश रिसीट्स होते हैं और जितने भी कैश पेमेंट होते हैं, चाहे वो करेंट ईयर के हो या फिर नेक्स्ट ईयर के हो,
या फिर रेवेन्यू नेचर के हो या फिर कैपिटल नेचर के हो, सारे तरह के रिसीट्स को हम लोग डेबिट में लिखते हैं और पेमेंट को क्रेडिट में लिखते हैं। तो ठीक ये कौन सा रूल से मैच हो रहा है, हम यहाँ पर कंपेयर देखेंगे। पर्सनल अकाउंट तो नहीं हो सकता क्योंकि पर्सनल अकाउंट तो पर्सन और बिजनेस के अकाउंट को कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट में, इनकम्स और गेन को क्रेडिट में। तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट में और इनकम्स और गेन को क्रेडिट में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या पढ़े थे, रिसीट्स को डेबिट में और पेमेंट को क्रेडिट में। तो ये भी हमारा मैच नहीं किया। रियल अकाउंट को समझते हैं। रियल अकाउंट का रूल है जो आता है उसको डेबिट में, मतलब रिसीट्स हो रहा है तो डेबिट में और पेमेंट हो रहा है तो क्रेडिट में। और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का भी यही है, जितने भी रिसीट्स होते हैं उसको हम लोग डेबिट साइड में दिखाते थे और पेमेंट को क्रेडिट साइड में दिखाते थे। इसका मतलब बाय नेचर ये क्या हो गया, रियल अकाउंट। ठीक है, यानी पर्सनल नहीं होगा, नॉमिनल नहीं होगा और नॉन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, रियल अकाउंट। चलिए अब थर्ड पॉइंट समझते हैं हम लोग। थर्ड में क्या है, इसे समझते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, रियल, नॉमिनल। क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? तो सबसे पहले हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को याद करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने क्या पढ़ा था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने पढ़ा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम उस अकाउंट को कहते हैं जिसमें जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उसको दिखाते हैं, और जितने भी इनकम्स और गेन, इसको हम लोग पहले पूरा समझ लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कह रहा है कि इट इज द फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ये फाइनल अकाउंट है। नॉर्मल बिजनेस में हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। उसी तरीके से वैसा बिजनेस जो प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर के लिए किया जाता है, यानी मैं बात कर रहा हूँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, उसके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फाइनल अकाउंट होता है। लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह, तो इन विच all the expenses are shown on the debit side of the revenue or revenue nature and current year only, and all the incomes are shown on the credit side of the current year or revenue nature only. It is prepared to know the
सरप्लस और डेफिसिट ऑफ द बिजनेस। ओके, चलिए अब इसको पहले समझते हैं कि ये क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है। तो सबसे पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट में हम लोग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, जो कि कैश बुक की तरह होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में। यानी कि वैसा बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए करता है तो वो कैश बुक बनाता है। जैसे कैश बुक के से हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। उसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है, जिससे उसे पता चलता है कि कितना रिसीट हो रहा है, कितना पे कर रहे हैं हम लोग। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के बाद दूसरा जो अकाउंट बनाया जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, वो है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या होता है, तो इट इज़ ए फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। जैसे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है। ठीक जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है ट्रेडिंग कंसर्न के द्वारा। in which all expenses or losses in which all expenses are shown on the debit side। इस लाइन को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। in which जिसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम शो करते हैं कहाँ, डेबिट साइड में। अब यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस है, जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट, और जो भी डेट होगा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ ये है डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक्सपेंडिचर, ये होता है हमारा अमाउंट के लिए। इधर हम लोग इनकम लिखते हैं और इधर हम फिर अमाउंट लिखते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है, कह रहा है कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे आर शोन ऑन द डेबिट साइड। हम लोग इसको क्या करेंगे, डेबिट साइड में शो करेंगे। एक्सपेंसेस को हम लोग कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड में। लेकिन जब हम लोग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते थे तो यहाँ पे हमने देखा था कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर में हम लोग जितने भी तरह के रिसीट्स हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो यानी बार बार होने वाला हो या फिर एक बार होने वाला हो, उन सारे रिसीट्स को हम लोग दिखाते थे। और चाहे वो करेंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो या फिर नेक्स्ट ईयर का हो, उन सब को हम लोग शो करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर में हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, उसी एक्सपेंडिचर को डेबिट साइड में दिखाएंगे जो क्या होगा, करेंट ईयर से रिलेटेड होगा। सिर्फ जो साल चल रहा है उसी से रिलेटेड होगा। सिर्फ उसी इनकम और एक्सपेंस को दिखाएंगे जो रेवेन्यू नेचर का होगा। रेवेन्यू नेचर का मतलब जो बार बार होने वाला इनकम और एक्सपेंस होता है, जैसे सैलरी देना, रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, ये सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो बार बार किए जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड में सिर्फ उन्हीं एक्सपेंसेस को हम लोग शो करेंगे जो रेवेन्यू नेचर का यानी बार बार होने वाला है और करेंट ईयर से रिलेटेड है। उसी तरीके से जितने भी इनकम्स होते हैं उसे हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि इनकम भी सिर्फ करेंट ईयर का ही होना चाहिए, यानी जो साल चल रहा है उसी से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे अभी 2025 चल रहा है तो 2025 का ही लिखेंगे। वैसा इनकम जो हमें नेक्स्ट ईयर में मिलने वाला है या फिर पिछले साल का है उसको हम लोग नहीं दिखाएंगे। दूसरा जहाँ जो ध्यान रखेंगे वो है हमारा रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। ठीक है, करेंट ईयर और रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर का मतलब बार बार होने वाला
इनकम उसे हम लोग शो करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। कह रहा है इट इज प्रिपेयर टू सरप्लस एंड डेफिसिट। इसको हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, उस क्वेश्चंस पे चलते हैं जिस क्वेश्चन को समझने के लिए हमने इसको समझा था, फिर से उसके बाद हम इस पे आएंगे। अब हमें नॉमिनल अकाउंट का रूल्स तो पता ही है, जब आप लोग 11th में पढ़े होंगे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तो उस समय आपने नॉमिनल अकाउंट का रूल्स भी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था? डेबिट और क्रेडिट के लिए रूल्स कि ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट में और ऑल इनकम्स और गेन्स क्रेडिट में। ये रूल्स था आपका नॉमिनल अकाउंट का, जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है। अब जरा सा हम लोग वापस से उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, जिसे समझने के लिए हमने वापस से रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर में हमने फॉर्मेट पे आया था, इसके डेफिनेशंस को समझना शुरू किए थे। क्वेश्चन क्या था? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट। अब आप अंदाजा लगा सकते हो रूल किससे मैच कर रहा है। पर्सनल अकाउंट रिसीवर को डेबिट में, गिवर को क्रेडिट में, उसको पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट जो आता है उसको डेबिट में, जो आता है उसको डेबिट में, और जो जाता है उसे क्रेडिट में। जैसे कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जो रिसीट हो रहा था उसको डेबिट में, जो पे कर रहे थे उसको क्रेडिट में। इससे मैच कर रहा था, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से ये मैच कर रहा था। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट में, इनकम्स और गेन को क्रेडिट में। एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट में, इनकम्स को और गेन को क्रेडिट में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या देख रहे हैं कि ये रूल्स किसके साथ मैच कर रहा है? ये रूल्स मैच कर रहा है आपका नॉमिनल अकाउंट के साथ। एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट में, इनकम्स और गेन को क्रेडिट में। ठीक उसी तरीके से जैसे कि हम लोग नॉमिनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं, एक्सपेंसेस को डेबिट में, इनकम्स को क्रेडिट में। अब इससे हमें अंदाजा हो गया होगा कि ये कौन सा अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा? तो तीसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इसका सही आंसर हो जाएगा। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, ये उसका सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट में कौन सा ट्रांजेक्शन सबसे ज़्यादा होता है? कैश का होता है। ये हमारा हो गया आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ मेंबरशिप फी ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज। ये लाइफ मेंबरशिप फी जो है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का, ये क्या है? ये कैपिटल रिसीट्स है या रेवेन्यू रिसीट्स है या फिर दोनों है या फिर इसमें से कोई नहीं है? ये क्वेश्चन है। क्या है लाइफ मेंबरशिप फी? ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें लाइफ मेंबरशिप फी को समझना पड़ेगा कि ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है। लाइफ मेंबरशिप फी कहते किसको हैं? चलिए, तो हम लोग लाइफ मेंबरशिप फी को समझते हैं। पहले देखिए, ऐसा है कि हमें अगर बिजनेस नॉन ट्रेडिंग कंसर्न हम लोग चला रहे हैं, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग शुरू किए हुए हैं, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करो जिसमें आप लोगों की सोशल वेलफेयर करो, आप समाज की भलाई करो, ज़रा सोचिए आपको उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? आपको उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? और पैसे की ज़रूरत जो पड़ेगी तो वो पैसे आएंगे कहाँ से? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में वो पैसे आते हैं थ्रू द सब्सक्रिप्शन, यानी कि चंदा जिसको हम लोग बोलते हैं, चंदा। ठीक है, दूसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा? डोनेशन, जिसको हम कहते हैं दान। ठीक है, और
इसे ही हम लोग ग्रांट्स भी कहते हैं। ग्रांट्स यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई दान दे दिया जाए, उसको ग्रांट्स कहते हैं। तो ये सारे रिसोर्सेस हैं जहां से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पैसे आते हैं ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि अगर किसी बिजनेस को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अगर चंदा चाहिए, सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो उसके लिए रूल्स ये है कि आपको मेंबर्स बनाना पड़ेगा। यानी कि चंदा कौन देगा? चंदा देगा वो पर्सन जो उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होता है। जैसे मान लीजिए कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और इसके अंदर में ये है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, ये है। ये चाहता है कि हम रेगुलर बेसिस पे इसमें हम लोग अपने कंट्रीब्यूशन का, अपने इनकम का कुछ पार्ट दें और लगातार हम लोग समाज की भलाई करें, सेवा करें। ठीक है। अब ये जो पर्सन है, अब ये चाहता है, ये है मिस्टर डब्ल्यू, ये चाहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हमेशा इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हूँ। ये बोलता है मैं एक ही बार पैसा दे दूंगा और तुम देख लो अपना तुम्हें क्या करना है। ठीक है। अब ये जो है एक और पर्सन है, ये भी चाहता है कि मैं भी मेंबर बनूं, लेकिन ये बार बार बोलता है एक बार मेरे से मोटी रकम ले लो और मुझे हमेशा के लिए इस मेंबर का, ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर्स बना दो। अब क्या होगा यहाँ पे? अब ये भी पैसे देगा। तो दो तरीके से सब्सक्रिप्शन मिलता है। एक सब्सक्रिप्शन का तरीका होता है कि ये या तो मंथली देगा, हर महीने कुछ ना कुछ चंदा के रूप में देगा, या फिर ईयरली दे सकता है। हो सकता है ये हर क्वार्टरली दे, हर 3 महीने पे दे। तो इस तरीके से दिया जाता है। तो जो हमारा हर महीने में, ठीक है, जो हर महीने, मंथली, क्वार्टरली, आपका ईयरली अगर कोई सब्सक्रिप्शन मिलता है तो उसको हम लोग पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और वैसा सब्सक्रिप्शन जो हमें एक ही बार मिल जाए, मतलब हर महीने, ईयरली नहीं, सीधे सीधे मैंने बोला कि लो मैंने इतना पैसा दिया और मुझे लाइफ टाइम के लिए आप अपना मेंबर्स बना लो, तो उसे हम लोग लाइफ मेंबरशिप ही कहते हैं। इसको मैं थोड़ा सा लिखवाता हूँ आपको। सब्सक्रिप्शन क्या है? तो सब्सक्रिप्शन को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन इज एन अमाउंट paid by members to maintain their membership। यानी कि सब्सक्रिप्शन हम उस अमाउंट को कहेंगे जो कि मेंबर्स के द्वारा अपने मेंबरशिप को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। जैसे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहते हो तो आपको हमेशा उसमें सब्सक्रिप्शन यानी चंदा कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा ताकि आप उसके मेंबर्स बने रहो। तो उसे हम क्या कहेंगे? सब्सक्रिप्शन। ये जो सब्सक्रिप्शन होता है ये दो तरीके के होते हैं। पहला होता है पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन और दूसरा होता है लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन या फिर फी, लाइफ मेंबरशिप फी। दोनों में क्या डिफरेंस है? इट इज पेड to maintain
their membership yearly, क्वार्टरली, मंथली, इस तरीके से दिया जाता है। और ये जो लाइफ मेंबरशिप फी होता है, इट इज पेड इन लंप सम। लंप सम, लंप सम का मतलब होता है एक ही बार, ठीक है, वन टाइम में। टू मेंटेन देयर मेंबरशिप, ठीक है। तो ये दो तरह का होता है। ये हो गया हमारा आपका कि जो हम लोग मंथली, क्वार्टरली इस तरीके से पे करेंगे, इस तरह से चंदा देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन। और जो एक ही बार हम लोग लाइफ टाइम के लिए एक बार पे किया और लाइफ टाइम के लिए मेंबर्स बन गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए 200 रुपया पर मंथ है, अगर हम लोग देते हैं तो मेंबर्स बन गया। और इसने बोला कि लो मैं तुम्हें 50,000 रुपये देता हूँ और लाइफ टाइम के लिए मुझे मेंबर्स बना लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइफ मेंबरशिप फी और लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या था। क्वेश्चन था कि लाइफ से मेंबरशिप फी ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज, जो लाइफ मेंबरशिप फी है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का, वो क्या होगा। क्या उसे हम कैपिटल रिसीट्स माने या फिर उसे हम रेवेन्यू रिसीट्स माने। कैपिटल रिसीट्स मतलब कि जो बार बार नहीं होता है, एक ही बार होता है। रेवेन्यू रिसीट्स जो हमें बार बार मिलता है, हर बार मिलता रहता है, या फिर दोनों, या फिर इन सब में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बताओ क्या होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ नंबर, हम लोग देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इंक्लूड्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शामिल करता है, किसको शामिल करता है, रेवेन्यू आइटम्स को शामिल करता है कि कैपिटल आइटम्स को शामिल करता है, या दोनों को शामिल करता है, या किसी को नहीं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अभी हम लोगों ने जाना था, डेफिनेशन के अंदर में ही लिखा हुआ है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो उस अकाउंट को कहते हैं जिसमें हम, जिसके डेबिट में हम लोग सारे एक्सपेंडिचर्स को शो करते हैं और क्रेडिट में सारे इनकम को शो करते हैं, लेकिन मस्ट बी रिलेटेड टू रेवेन्यू नेचर ऑनली। सिर्फ रेवेन्यू नेचर का ही इसमें लिखते हैं, कैपिटल नेचर का नहीं लिखते हैं, करेंट ईयर का ही सिर्फ लिखते हैं। रेवेन्यू नेचर का हम लोग लिखते हैं और करेंट ईयर का लिखते हैं, प्रीवियस ईयर का या नेक्स्ट ईयर का हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसे शामिल करता है, कैपिटल को शामिल करता है, आइटम्स को, रेवेन्यू आइटम्स को, या दोनों को, या किसी को नहीं। क्या होना चाहिए आंसर। बाद हम लोग समझते हैं 6 नंबर क्या कहता है, इसे हम लोग जानते हैं। The access of assets over the liability of non-trading concern is termed as capital fund, capital, profit, none of these। अब इसका मतलब क्या कह रहा है, क्या हम लोग एसेट्स और लायबिलिटी को जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। एसेट्स और लायबिलिटी क्या होता है इसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर द लायबिलिटी, यानी कि एक्सेस ऑफ एसेट्स, एसेट्स लायबिलिटी से अगर ज़्यादा होता है, अगर हमारा एसेट्स लायबिलिटी से ज़्यादा होता है तो उस एक्सेस अमाउंट को हम क्या मानेंगे। देखिए हम सबको पता है कि बैलेंस शीट हम लोग कैसे बनाते हैं। बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं तो इसमें भी हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। जब बैलेंस शीट बनाते हैं
तो हम जानते हैं कि हम लोग इधर लाइबिलिटी एसेट्स को शो करते हैं और इधर हम लोग लाइबिलिटी को शो करते हैं, ठीक है। इसमें हमारा डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है, इधर एसेट्स हो गया, इधर लाइबिलिटी हो गया। फिर हम लोग दोनों साइड को टोटल करते थे, तो टोटल करने के बाद दोनों साइड इक्वल हो जाता था। इधर हम लोग क्या दिखाते थे, इधर हम लोग दिखाते थे सबसे पहले करेंट एसेट्स को, इन्वेस्टमेंट को और फिक्स्ड एसेट्स को, तीन तरीके के आइटम्स को शो करते थे। इधर हम लोग करेंट लाइबिलिटी को, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को और कैपिटल को शो करते थे, ठीक है। उसी तरीके से जब हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में बैलेंस शीट शो करते हैं, तो वैसे ही जितने भी एसेट्स होते हैं और लाइबिलिटी होते हैं उसे हम लोग शो करते हैं। अब कह रहा है कि जब हम लोग दोनों साइड मैच करेंगे, टोटल करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि इधर अगर टोटल करने पे सपोज 1,08,000 आ गया और इधर टोटल करने पर सिर्फ 1,00,000 ही आ रहा है, तो इधर 1,08,000 और इधर सिर्फ 1,00,000, तो वो जो डिफरेंस है वो क्या होगा, तो उस डिफरेंस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल फंड। क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल फंड। तो उस कंडीशंस में दोनों साइड हम लोग जब मैच करेंगे और इक्वल नहीं आएगा, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो हो जाएगा हमारा कैपिटल फंड। यानी इधर 1,08,000 आ रहा है, इधर सिर्फ 1,00,000 आ रहा है, तो जो डिफरेंस है उसके लिए हम कैपिटल फंड लिखेंगे और वो डिफरेंट अमाउंट लिखेंगे और फिर उसके बाद नीचे दोनों को मैच कर देंगे। यानी कि एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर द लायबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल फंड। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर द लायबिलिटी ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज कैपिटल फंड। ये आपका नेक्स्ट 6 नंबर हो गया। अब हम लोग 7 नंबर पे और चलते हैं। 7 नंबर में कह रहा है कि फॉर अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ऑनोरियम इज एन इनकम, एन एक्सपेंस, एन एसेट्स और नॉन ऑफ दिस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर में ऑनोरियम क्या है, ये इनकम है कि एक्सपेंस है कि एसेट्स है कि इसमें से कोई नहीं है। तो सबसे पहले ऑनोरियम का मतलब समझते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में किसी पर्सन को इनवाइट किया जाता है सेमिनार के लिए, किसी कवि को बुलाया जाता है, किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को बुलाया जाता है। अब जब उनको बुलाया जाता है तो उसके सम्मान के रूप में हम लोग कुछ अमाउंट पे करते हैं, उनको कुछ रकम देते हैं। उस रकम को हम क्या बोलेंगे, सैलरी बोले, रेंट बोले, कमीशन बोले, अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनोरियम। जो भी सम्मानित व्यक्ति को बुलाया जाता है उनको जो भी गिफ्ट उपहार हम लोग देते हैं उसे हम क्या कहेंगे, ऑनोरियम। ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न देता है जो भी किसी प्रतिष्ठित पर्सन को बुलाया जाता है। अब जरा सोचो, जब नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ये दे रहा है तो देने में तो खर्च हो रहा है, तो ये एसेट तो हो नहीं सकता है, नॉन ऑफ दिस भी हो नहीं सकता है, इनकम तो नहीं है क्योंकि आप दे रहे हो, ले थोड़ी रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। अब यहां तक एक द एक्सेस ऑफ एसेट होना चाहिए आंसर,